नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और बीजेपी ने इस रीजन में अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है और हाथरस की जनता के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट मांगने पहुंचे और हाथरस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे काम के आधार पर अपना फैसला कीजिए और हमने अब तक जो कहा है वो किया है। और जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और उन्होंने गुंडों को सुरक्षा दी और वहीं सीएम योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ और बीजेपी की सरकार में समुदायों के बीच कोई तनाव नहीं आने दिया गया। और वहीं जेपी नड्डा ने अगर कहा कि आजकल सभी नेता विकास की बात करने लगे और इससे पहले ये लोग इतनी जाति जाति करते थे और इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की और इनका विकास का मतलब विकास अपने परिवार का था और विकास का अर्थ था कि अपने लोगों को एमएलए और एमपी बनाओ, यही इनका विकास का मॉडल था। और वहीं जेपी नड्डा ने आगे कहा कि मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से आजाद कर दिया और जब हम संसद में इस पर कानून बना रहे थे तब सपा आंसू बहा रही थी और पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों तक में 3 तलाक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के नेता मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कुल 61 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया और जिसमें 24 महिलाएं शामिल हैं। और कांग्रेस ने बिलासपुर से शिखा पांडे, श्रीनगर से चांदनी दोराहा से जितेंद्र देवी और बिस्वान से वंदना भार्गव और सारेनी से सुधा द्विवेदी और कैमगंज से शकुंतला देवी, भोजपुर से अर्चना राठौड़, कन्नौज से विनीता देवी, गोविंद नगर से करिश्मा ठाकुर के टिकट दिया गया है और वहीं हमीरपुर से राजकुमारी और वहीं नारायणी से पवन देवी कोरी, आयशा से हेमलता पटेल, अयोध्या से रीता मौर्य और कैसरगंज से गीता सिंह, तारगंज से सविता पांडे और मनकापुर से कमला सिसोदिया और खलीलाबाद से साबिया खातून और सलेमपुर से दुलारी देवी और वहीं रसरा से डॉक्टर ओमलता और वहीं बेरिया से सोनम बिंद और बदलापुर से आरती सिंह और मरिहान से गीता देवी और गोरावाल से विदेश्वरी सिंह राठौर को टिकट मिला है। और कांग्रेस ने इस बार 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया और बुधवार को कांग्रेस ने अपनी 79 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी और तीसरी सूची में 37 महिला उम्मीदवार शामिल थी और कांग्रेस की तीसरी सूची के मुताबिक बेहट से पूनम काम्बोज और बिजनौर से अकबरी बेगम, नूरपुर से बाला देवी सैनी और हाथरस से सरोज देवी को टिकट दिया गया था और इनके अलावा कई और महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया। और इससे पहले पार्टी ने 20 जनवरी को 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी जिसमें 16 महिलाएं उम्मीदवार शामिल थी। और वहीं यूपी की सियासी हलचल में इन दिनों बड़े अजीबोगरीब बयान देखने को मिल रहा है और बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी वेव के दौरान एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देखने को मिला और लोग आशंकित थे कि क्या होगा और हमने कहा कि हमारी सरकार न केवल पेशेवर गुंडों और माफियाओं को ठीक करती है बल्कि कोरोना को भी ठीक कर देगी। और सीएम योगी ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आसाम तक वैक्सीन की 26 करोड़ डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकारों को विकास के लिए फुर्सत नहीं थी और चाचा भतीजे की पार्टी के लिए सफाई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ हुआ करता था और बहन जी के लिए भतीजे का विकास ही सब कुछ था। और वहीं भाई बहन की पार्टी को आपदा आने पर भारत याद नहीं आता, तब उन्हें इटली में नानी याद आती है। और वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये इत्र वाले मित्र 5 साल तक बिल में छुपे रहे और जैसे ही चुनाव आए तो इत्र वाले मित्र फिर से अपना सहारा ढूंढने लगे, लेकिन जब जेसीबी चली तो नोट के ढेर निकल पड़े। और इससे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के सेठ सूरजमल जाटिया राजकीय कोविड अस्पताल में कोविड प्रबंधन का भी जायजा लिया था।
और वहीं यूपी के बरेली में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में रोड शो किया और एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन किया था और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और वहीं जयंत और अखिलेश की दोस्ती पर कहा कि ये दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। और बरेली के सिविल लाइंस स्थित बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने अब तक 99 अपराधियों को टिकट दिया है और बीजेपी शतक से केवल 1 नंबर दूर है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव बहुत बौखलाए हुए और घबराए हुए हैं। और वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अखिलेश को मालूम है कि चुनाव के अंदर जो सपने देख रहे थे वो चकनाचूर हो गए और जनता जानती है कि अपराधियों के गिरोह, दंगाइयों के गिरोह, हथियारों के गिरोह और भ्रष्टाचारियों के गिरोह के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है और उनकी सूची देखकर स्पष्ट लगता है कि गुंडई के बल पर वो वोट लेना चाहते, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी और उनके गठबंधन के लोगों को जनता ने नकार दिया। और वहीं बहुजन समाज पार्टी का कहीं कोई अता पता नहीं है और लोग समझते हैं कि वोट बर्बाद नहीं करना है और कमल का फूल ही खुशहाली का प्रतीक है और वहीं गरीबी से मुक्ति का भी प्रतीक है। और वहीं डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सांपनाथ, नागनाथ, न्योलानाथ 2019 में सब एक हो गए और सपा, बसपा, कांग्रेस तो भी बीजेपी को नहीं रोक पाए और ये सब चुनावी बरसाती लोग हैं। और पेगासस डील मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में मामला अभी जारी है। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दल बदल जारी है और इसी बीच रविवार को मौलाना तोक़िर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के काम से काफी प्रभावित थी, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुई है। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक जैसे मामलों पर काम किया, वो सराहनीय है और मेरे ससुर चाहे जो कहे, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। और वहीं मुस्लिम महिला निश्चित तौर पर बीजेपी का समर्थन करेंगी। और वहीं गौरतलब है कि बीजेपी ने आज अन्य दलों से आए 21 लोग भी शामिल हुए और इसमें कई दिग्गज नेता भी हैं और सभी को लखनऊ में सदस्यता दिलाई गई। और आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के बेटे शेरान रजा खान के साथ निदा खान का निकाह हुआ था और मौलाना उस्मान आईएमसी मुखिया मौलाना तोक़िर रजा खान के बड़े भाई हैं और इस नाते निदा खान मौलाना तोक़िर की भी बहू होती है। और निदा का शेरान से लगभग साल भर में ही तलाक हो गया था और मामला 3 तलाक का बना और इसके लिए निदा ने लंबी लड़ाई लड़ी और उनका मामला आज भी अदालत में जारी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया था और वहीं 2022 में ये मन की बात का पहला एपिसोड था और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है और पीएम ने भारत के भविष्य को लेकर युवाओं के सपनों का भी जिक्र किया है और साथ ही ये भी अपील की कि भ्रष्टाचार की दीमक से मुक्त हो। और पीएम ने एपिसोड की शुरुआत में कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया है और राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी उसने देश को गर्व और उत्साह से भर दिया है। और अब गणतंत्र 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। और हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति को एक किया गया और इस भावुक अवसर पर शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। और मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने लिखा कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है और जब भी अवसर मिले तो नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाए और अपने परिवार और बच्चों को भी लेके जाए और इसके अलावा आपको अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी सूबे में बड़ी वर्चुअल रैली करेंगे और रैली के लिए यूपी के करीब 1.5 लाख मतदाताओं को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा और पीएम मोदी इस दौरान सूबे के बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से भी संवाद करेंगे और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रैली का मसौदा तैयार किया जा रहा है
और पीएम मोदी की वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी हर मंडल में एलईडी स्क्रीन लगाएगी और हर एलईडी स्क्रीन के जरिए लगभग 500 लोगों को जोड़ा जाएगा और इस तरह से रैली के माध्यम से करीब 50,000 लोगों को जोड़ा जाएगा। और बीजेपी पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली के लिए जरिए पश्चिमी यूपी के 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 31 जनवरी तक शारीरिक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। और बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि अगर चुनाव आयोग रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध आगे भी बढ़ाए रखता है तो पीएम मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। और वहीं बापू की पुण्यतिथि के दिन भी बापू पर विवादित टिप्पणी सामने आई है और छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी के प्रयागराज के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया गया और वाराणसी की काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बापू को लेकर विवादित बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग शहीद हो गए तो आखिर महात्मा गांधी को कभी कोई चोट क्यों नहीं आई और उनकी एक उंगली तक क्यों नहीं कटी। और स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग शहीद हो गए तो आखिर महात्मा गांधी को कोई चोट क्यों नहीं आई। और वहीं उनके मुताबिक महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, बल्कि वो तो अंग्रेजों की मदद का काम करते थे। और उनके मुताबिक देश को आजादी महात्मा गांधी की वजह से नहीं बल्कि क्रांतिकारियों की वजह से मिली थी। और वहीं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की वजह से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश की आजादी में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। और वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र तो हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रपिता कतई नहीं हो सकते। और अगर वो राष्ट्रपिता हैं तो ये बताया जाए कि राष्ट्रमाता कौन है। इतिहास में भी उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है और उनके इस महिमा मंडन से तमाम क्रांतिकारियों की कुर्बानियां महत्वहीन साबित होती हैं। और नरेंद्रानंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ये अमर्यादित टिप्पणी और बयानबाजी न सिर्फ धर्म संसद में की बल्कि इसके बाद भी वो अपनी बात पर अडिग बने हुए हैं। देश में कोरोना की लड़ाई लगातार जारी है और इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए टीकाकरण अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 75% वयस्क आबादी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है। और मनसुख मंडाविया द्वारा दी गई जानकारी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर लोगों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि 75% वयस्क आबादी का पूरी तरह टीकाकरण हो गया और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई। और उन्होंने आगे कहा कि उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 165,65,60,692 तक पहुंच गया और जिस पर खुशी व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत ने अपनी 75 वयस्क आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया और कोरोना से लड़ाई में हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं और हमें सभी नियमों का पालन करते रहना है और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी है। और देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मामले दर्ज हुए और वहीं 893 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई और वहीं जबकि 3,52,784 लोग इस बीच ठीक हुए और देश में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 18,84,937 हो गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,34,281 नए केस सामने आए और वहीं 893 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। और वहीं देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 14.50% हो गया है और देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,10,52,522 हो गई है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 18,84,937 है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,94,091 हो गई है
और आंकड़ों के मुताबिक कल 3,52,784 लोग इस कोरोना से ठीक भी हुए, जिसके बाद अभी तक 3,87,13,494 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं बात की जाए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम की, तो वहीं टीकाकरण के तहत अभी तक कोरोना वायरस टीकों की 165 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कुल 62,22,682 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 165 करोड़ 70,60,652 डोज दी जा चुकी है।